नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं, क्लास थोड़ा सा लेट हो चुकी है, लेकिन क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी सी आपकी थोड़ा सा इश्यू आ गया था, जिस वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो पाई है। अब आपकी क्लास जो होने वाली है वो आपकी साइंस की क्लासेस होने वाली है, जो आपकी रोजाना 9 बजे क्लास होती है। यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स में क्लास 30 लेके आया हूं, यानी इससे पहले आपकी क्लास 12 हो चुकी है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इस सेशन को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करने के बाद में आपके ही साथी हमारे साथ में पढ़ेंगे और उसके बाद में आपका अपने आप में ही हेल्दी कंपटीशन होगा कि कौन सा दोस्त है जिसने आपका आंसर जो है, यानी हमारा जो आंसर है वो सही दिया है। तो इसी के साथ में आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइंस की क्लासेस में मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, और फिजिक्स जो चल रहा है आपका वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको कई सारे चैप्टर करा दिए हैं। कल जो मैंने कराया था वो आपको हीट करा रहा था, यानी हीट एंड टेम्परेचर का जो चैप्टर है, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम कई सारे पार्ट पढ़ते हैं। उस थर्मोडायनेमिक्स में हमने कल एक क्लास ली थी, जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे उनको कराया था। आज जो मैं कराने वाला हूं वो उसके आगे का है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। इसके अंदर आपके लगभग 2 क्लासेस होंगी। तो आज ये थर्मोडायनेमिक्स की दूसरी क्लास है, जिसमें हम हीट एंड टेम्परेचर को और अच्छे से समझने वाले हैं। तो शिवा राजपूत, गुड इवनिंग। और साथ ही जल्दी से आप जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद में हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए, आपको वीडियो और ऑडियो ऑडिबल है? ऑडियो दिखाई दे रहा, सॉरी ऑडियो सुनाई दे रहा होगा आपको? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपसे कहता है यह, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। पहला कहता है कि एयर कंडीशनर, जिसे हम एसी कहते हैं, और एयर कूलर, जो कि आपका जैसे कूलर जो होता है वो हवा देता है, वही दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, यानी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करते हैं। त्रिशा शर्मा, शिवा राजपूत, गुड इवनिंग। तो यहां पे क्या मैंने बताया कि दोनों ही क्या करते हैं? टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है यहां पे, अब इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। सेकंड ऑप्शन कहता है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, उस ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। सी ऑप्शन कहता है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, यानी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, यानी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता है। और ऑप्शन डी कहता है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। आदित्य चौधरी, नमस्ते भाई। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन ठीक है, आप लेट जुड़े हो तो मैं पहले ही इसका आंसर बता देता हूं, इसके बाद में आपको ये आंसर देने होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो इसमें जो है आपका पहला जो ऑप्शन है, कहता है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं। आपको पता है एसी भी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी जो आपका हाई टेम्परेचर है उसको क्या करेगा? डाउन करेगा। और कूलर भी आपका क्या करता है? कहीं ना कहीं टेम्परेचर को कंट्रोल करता ही है। तो पहला तो ऑप्शन सही है। लेकिन मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है जो सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? रूबी गौतम, जय हिंद। बी कहता है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। बस यहां पे मुझे गलत पता चल गया, क्योंकि मुझे गलत ही बताना था। क्यों पता चला कि एयर कंडीशनर जो है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। एयर कंडीशनर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। आप देखोगे कि अगर ह्यूमिडिटी होगी, आप मान लीजिए ह्यूमिडिटी आपके रूम में है, आपने एसी ऑन कर दिया, तो उस रूम में कुछ देर बाद ह्यूमिडिटी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि हमें पसीना जो आता है वो चिपचिपाहट वाला पसीना आता है। तो पसीना जो होगा वो चिपचिपाहट वाला पसीना है। एसी के अंदर आपको वो चिपचिपाहट नहीं दिखेगी, लेकिन कूलर में आपको दिखेगी। तो कूलर में क्या होता है? वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन वो ह्यूमिडिटी को बढ़ा और देता है। वो क्या करता है? ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी जो कह रहा है कि एयर दोनों ही आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपका। ऑप्शन डी कहता है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो ये कंट्रोल करते हैं। आपको पता है एसी भी आपको पता है आपका वायु को बाहर फेंकती है, यानी हवा फेंकती है, और आपका कूलर भी हवा फेंकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जो गलत है। गुड इवनिंग ऋतु कुमारी, गीता सागर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है?
अब आता है ठंड के दिनों में, जो आने वाले हैं कुछ दिनों में। ठंड के दिनों में शुभी राजपूत, हाँ जी शुभी राजपूत, साइंस चल रही है क्यों? पता नहीं था क्या? चल तो रोजाना चलती है 9 बजे, शुभी राजपूत प्रणाम। चलिए, ठंड के दिनों में लोहे के जो गुटके होते हैं, या फिर कह लें लोहे की जो सीट होती है, और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में अगर छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। तो ये तो पता ही है कि जब सर्दियां आती थी, बचपन में हम कॉलेज जाते थे, तो सर्दियां हमारे यहाँ पे सीटें होती थी किसकी? हमारे यहाँ पे सीटें रहती थी किसकी? लोहे की। तो लोहे की सीटों पे जब हम बैठते थे तो सर्दियों में नहीं बैठ पाते थे, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ठंडी होती थी। लेकिन लकड़ी की जो सीट होती थी वो ज़्यादा ठंडी नहीं होती थी। उसका रीजन क्या था? शिवा ने आज आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, गीता सागर आंसर नंबर सी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? तो आपको पता है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये मैंने कल बताया था, भूलना नहीं है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या है? मैं बॉडी के टेम्परेचर से ही बात करता हूं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री। किसमें? सेल्सियस में। ये बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब अगर मैं मानूं कि जहां पे लोहे की कुर्सी है, अगर लोहे की कुर्सी है तो लोहे की कुर्सी का टेम्परेचर ठंड में डाउन होगा, तो इसका मतलब है 37 से कम होगा। तो हो सकता है वो कितना हो? 10 डिग्री हो। ठीक है, तो हो सकता है लोहे का टेम्परेचर जो हो वो लोहे का क्या होगा? 10 डिग्री होगा। अब आपको पता है कि लोहा जो होता है वो क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है। और ऊष्मा का अगर ये सुचालक है तो यहां पे क्या होगा? यहां पे कंडक्शन होगा। तो जो हमने कल पढ़ा था, ऊष्मा का चालन होगा। तो जैसे चालन कैसे होगा कि हमेशा यहां पे बॉडी यहां से ऊष्मा, बॉडी से ये ऊष्मा खींचने लगेगा। लोहा क्या करेगा? बॉडी से ऊष्मा खींचने लगेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि आपको पता है ऊष्मा जो होती है उसकी दिशा क्या होती है? डायरेक्शन क्या होती है? गर्म से ठंडे की ओर, जैसे चम्मच की होती है। चम्मच को हम एक साइड से गर्म करें, लेकिन वो धीरे 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 करके ठंडी साइड तक पहुंचेगी और उसको भी गर्म कर देगी। ऐसे ही लोहा ऊष्मा का सुचालक है, यहां पर भी कंडक्शन होगा। तो बॉडी जब इसके टच में आती है तो यहां पे जो डायरेक्शन हो जाती है ऊष्मा की वो क्या होगी? वो गर्म से ठंडे की ओर होगी। तो जैसे गर्म कौन है? बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो बॉडी का जब टेम्परेचर ज्यादा है तो कौन टेम्परेचर अपनी ओर खींचेगा? लोहा खींचेगा। तो धीरे 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 करके आप देखोगे लोहा वहां पे गर्म हो जाता है। तो यहां पे ऊष्मा ह्यूमन बॉडी के पास में होती है, लेकिन लोहा उसे अपनी ओर खींचता है, क्योंकि यहां पे क्या है? ऊष्मा का चालक होता है, जिस वजह से ये ठंडा जो होता है ये धीरे धीरे करके गर्म हो जाती है। लेकिन लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की पहले से ही कुचालक है। अगर वो ऊष्मा की कुचालक है तो हीट का कंडक्शन नहीं होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे आपका आंसर होगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। राधे राधे पूजा। रूबी गौतम, हाँ 37 ऋतु कुमारी का आंसर। रूबी गौतम सभी आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। बस इतना सा था कि बॉडी जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कोई चीज़ अगर आपका हीट का कंडक्शन करती होगी तो वो क्या करेगी? हीट का कंडक्शन करने के लिए उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से ज़्यादा होगी? वो आपकी गर्म से ठंडे की ओर होगी। और गर्म कौन है? ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी गर्म है तो यहां पे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सीट की ओर होगी। लोहा उसकी ऊष्मा को खींचने लगेगा, और खींचने लगेगा तो क्या होगा? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही होगी। देखना वॉइस आ रही है, आ तो रही है भाई, मेरे मोबाइल में तो आ रही है। मुझे लग रहा है हाँ जी आ रही है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो आपका, गर्मियों में हम सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह समझते हैं। आपको पता है गर्मियां आती हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अब तो कैसे भी पहन लेते हैं। हाँ जी वॉइस आ रही है, सही चल रहा है सब। देखो आंसर आ गया। यहां पे बात आती है कि जब हम गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं तो सफेद कपड़े पहनने पे क्या होता है? तो हमें ज्यादा आरामदेह मिलता है, यानी ज्यादा आराम मिलता है। और काले कपड़े जब पहनते हैं, जैसे मैं आज पहना हूं, आपको दिख रहा होगा कि मैं काले कपड़े पहना हूं, तो काले कपड़े जो होते हैं ना वो ज्यादा आरामदेह नहीं होते हैं गर्मियों में। तो यहां पे क्या होगा? तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन है, क्यों होता है सफेद कपड़ा आरामदेह? ए कहता है अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देगा। बी कहता है शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देगा। सी कहता है पसीने को सोख लेता है। और डी कहता है आंखों की शीतलता प्रदान करता है। तो यहां पे सफेद कपड़ा क्या करेगा? मेरा ही नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर लो तो नेट सही हो जाएगा। त्रिशा शर्मा भी बोल रही हैं आ रही है वॉइस, सबको आ रही है वॉइस। ठीक है,
तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ सफेद कपड़ा और काला कपड़े में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो अगर सफेद कपड़े की बात करेंगे तो सफेद कपड़ा जो है ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। उससे जब ऊष्मा टकराती है तो उसको क्या करेगा, वो परावर्तित कर देगा। लेकिन काला कपड़ा क्या करता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका मतलब यह है कि काले कपड़े में गर्मी ज्यादा लगेगी, और जब गर्मी काले कपड़े में ज्यादा लग रही है तो वो आरामदेह कैसे होंगे, तो इसलिए काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब मेरी तरफ मत कहना कि मैंने तो पहन रखे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन इतना है कि सफेद कपड़े ज्यादा आरामदेह होते हैं काले कपड़े की अपेक्षा में। तो क्यों होते हैं वो मैंने बता दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा, यानी सफेद कपड़े पे जो ऊष्मा पड़ेगी वो ऊष्मा को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहां पे आपने देखा होगा कि भैंस और गाय होती हैं, काली भैंस और सफेद गाय, इन दोनों में गर्मी किसे ज्यादा लगेगी, गर्मी तो दोनों को लगेगी, लेकिन ज्यादा किसे लगेगी, वो भैंस को लगेगी। तो आपने देखा होगा कि तालाब के आसपास भैंसें ज्यादा मिलती हैं, देखते हो कि कीचड़ में बैठी मिल जाएंगी, या फिर वो तालाब में डूबी हुई गर्दन को बाहर निकाल के देखती हैं, तो वो क्या है, वो भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है, जिस वजह से वो क्या है, तालाब में डूबी रहती है। हम तो ब्लैक ही पहनते हैं क्योंकि ब्लैक फेवरेट है, और हम पूरे दिन ब्लैक में ही रहते हैं। सर इस क्लास का कोई ड्रेस नहीं बना है क्या अभी, ड्रेस ये दिख नहीं रहा मेरे, देखो मेरे पीछे याद भी स्मार्ट क्लासेस लगाया और कैसे ड्रेस होना चाहिए। चलो राम राम भाई अवय सिंह, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पहला के कथन दे रखा है और एक तरफ में कारण दे रखा है। कारण का मतलब अक्षर रीजन होता है, यहाँ बी लिखा है, आर है। तो कथन क्या कह रहा है, ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, ठीक है, ऊनी वस्त्र जो होंगे वो क्या करते हैं, वो हमें गर्म करते हैं। और यहाँ पे रीजन दे रखा है कि ऊनी के जो रेशे होते हैं ना, ऊन के अंदर जो रेशे पाए जाते हैं वो एक एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और इनमें से हमें बताना है कि कथन और कारण में से कौन से सही हैं, एक सही है या फिर दूसरा सही है, या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। आंसर क्या होगा, मैं सोची अभी नहीं बना है। देखो मैं तो पहन के आता हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछा करो कि भाई ड्रेस में क्यों नहीं आते हो। मैं ड्रेस में ही रहता हूँ, देखते नहीं हो रोजाना एक ही ड्रेस में, मुझे भी अच्छा नहीं लगता एक ही ड्रेस में रहना, लेकिन क्या है, ड्रेस है तो है। इसका आंसर तो चलो, इसमें क्या है, देखो ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, सबको पता है ऊन जो होगा वो हमें क्या करता है, गर्म रखता है। तो यहाँ पे कथन तो सही है। कारण की बात करेंगे, ऊन के अंदर यहाँ पे बोल रहा है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ये जो होता है ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक तो होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं ना, जगह पाई जाती है, खाली जगह होती है। उन खाली जगहों में क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं, और बबल्स बनने की वजह से वहां पे क्या होता है, एयर जो है वो पास नहीं कर पाती, यानी अंदर की जो गर्मी होगी, यानी शरीर की जो गर्मी होगी वो उसको बाहर नहीं जाने देता, और बाहर की जो ठंडक होगी वो उसको अंदर नहीं आने देगा। जब ये दोनों चीजें आपस में नहीं आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे ऊन जो होगी वो आपको गर्म रखेगा। इसी वजह से उसमें क्या लगता है, उसमें हमें गर्मी लगती है, ये गर्मी तो नहीं लगती लेकिन हाँ वो गर्म रखता है, ठंड से बचा लेता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसके अंदर जो एयर बबल बने हैं ना, एयर बबल वाले जो बने हैं उसकी वजह से शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जाती और बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं आती, जिस वजह से हम कहते हैं कि उसमें आराम मिल जाता है जो हमें ठंडक नहीं पहुंचाता। सामने से हट गए लोग बिल्कुल। सी आंसर बताया सबने, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि रीजन बोल रहा है कि प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का नहीं होता। यहां पे इसके अंदर बबल्स पाए जाते हैं, जगह पाई जाती है, उनके अंदर एयर फंस जाती है और वो लेयर टाइप में बन जाती है, जिसके बाद में क्या होता है, वो पार नहीं कर पाते, और पार ना हो पाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट के, यार वैसे भी ऊष्मा की कुचालक होती है, और कुचालक होने की वजह से यहाँ पे क्या, हीट का कंडक्शन नहीं होता है, और यहाँ पे ये हवाओं को रोक लेता है। अरे सर सामने से हटिए, इन हमको भी पढ़ना है, पढ़ लो पढ़ लो। अब तो मैं बिल्कुल साइड हूँ, और लो बिल्कुल और साइड हो जाता हूँ। अब तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
5 कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन सा है। ऊष्मा जहां पे हीट का कंडक्शन हो जाए, इनमें से कौन सा है। ए कहता है अल्कोहल, बी कहता है पारद, पारद का मतलब होता है यहां पे मरकरी यानी पारे की बात कर रहा है, ये है आपका पारा, सी है आपका ईथर और डी यहां पे है पानी। तो इनमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। सर राइट में हो जाओ थोड़ा, लो और कितना राइट हो जाऊं। त्याग क्या बोला है मासूम ने, त्याग के लिए, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। एक बार को मुझे लगा सांस चलो, ये भी बात सही है कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, ये बात सही है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आराम छोड़ना पड़ेगा, और आराम छोड़ोगे तब जाके आपकी मेहनत हो सकता है कामयाब हो जाओ। ठीक है, गुड इवनिंग मासूम। अवैध सिंह ने डी आंसर दिया है, आप बता रहे हैं डी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, देखो अल्कोहल भी सर्व ऊष्मा का सुचालक होता है। अल्कोहल जो होता है ना, इसमें हीट का कंडक्शन होता है। पारा भी होता है, ईथर भी होता है, पानी भी होता है। भाई चारों हैं यहाँ पे, चारों ही ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ पे सही तो हैं, लेकिन पूछा गया है क्या, सर्वोत्तम, इनमें सबसे ज्यादा उत्तम कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा हीट का कंडक्शन हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा। तो यहां पे सबसे अच्छा जो सुचालक है वो है आपका पारा यानी मरकरी। हाँ जी बिल्कुल, बस ठीक है, फ्रेम से बाहर होने के लिए नहीं बोला। नहीं भाई, भाई नहीं त्रिशा, मैं फ्रेम से बाहर नहीं हूं, बस इतना है कि आपको दिख जाए, इतना होना चाहिए। अब आप बोल रहे थे कि बार भाई साइड हटो साइड हटो, तो मैं हट गया। अगर अब ये हो सकेगा ना, मैं इस क्वेश्चंस को और साइड में कर दूंगा, मैं बीच में आऊंगा लेकिन ये इसको और साइड कर दूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम धांसू है। रूबी गौतम बता रही शायरी सही नहीं है, एकदम धांसू है कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो धातु के टेबल पर रखा। अब ये आती है, धातु की टेबल है यानी मेटल की है, वहां पर टेबल पर रखा है गर्म कॉफी। ठीक है, गर्म कॉफी का कप है, किस विधि से ठंडा होगा। तो धातु की टेबल पर रखी हुई गर्म कॉफी किस विधि से ठंडी होगी। ऑप्शन कहता है चालन और विकिरण के द्वारा देना चाहेगा। देखो यहां पे मैं बता दूं, यहां पे क्या है, धातु की टेबल है यानी मेटल की है, और अगर धातु की टेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये हीट का कंडक्शन करेगा, यानी इसमें क्या होगा, जो आपका मेटल है ये हीट का कंडक्शन करेगा, यानी चालन इसके अंदर होगा। तो ये तो हो गया चालन, धातु की टेबल है तो यहाँ पे चालन होगा, तो चालन सब में है यानी सी में नहीं है, ये गलत हो गया। अब बात करते हैं किसमें, अब इस पर होगी कॉफी ठंडी। कॉफी ठंडी कैसे होगी, कॉफी हो जाएगी ठंडी, किस तरीके से होगी। तो आप ये भी समझ लो कि जो चाय और कॉफी ठंडी होती ना, वो किस क्रिया के द्वारा होती हैं, कि कॉफी के अंदर होती है हीट। ठीक है, अब हीट होगी तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे करके बाष्प में परिवर्तित होगी। तो अगर ये बाष्प में बदलेगी, ठीक है, ये बाष्प में बदलेगी, और बाष्प में बदलने के बाद में ऊपर जाएगी और ठंडी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाष्प, इससे जो कॉफी जो गर्म थी ना, तो गर्म होने की वजह से इसके अंदर जो गर्माहट थी, हीट थी, ऊष्मा थी, वो क्या कर रही है, वो ऊपर निकल रही है। और जब वो ऊपर निकल जाएगा यानी बाष्प के रूप में ऊपर बाहर निकल जाएगी, तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यही आपका संवहन कहलाता है। तो यहाँ पे द्रव का किसमें बदलना, बाष्प में बदलना, आपका संवहन हो गया। इसके बाद में विकिरण होगा। क्यों होगा, कि जैसे द्रव से बाष्प मिलकर आपका वायुमंडल में जाएगा, बाष्प जो होती है जैसे ही वायुमंडल में जाएगी तो उसके अंदर विकिरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और विकिरण की क्रिया अगर स्टार्ट हो गई तो उसके अंदर बाष्पीकरण होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, कि धातु की जो आपकी टेबल है इसके अंदर ऊष्मा का चालन होता है, कॉफी का जो ठंडा होना है इसके अंदर संवहन की क्रिया होती है, क्योंकि कॉफी के अंदर जो हीट होती है वो आपकी बाष्पन के द्वारा बाहर निकलती है, और जैसे ही बाष्पन की द्वारा बाहर निकलेगी तो उसके अंदर विकिरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और विकिरण की क्रिया स्टार्ट हो जाने के बाद में वो बाष्पीकरण बन जाएगा। यहां पे हाँ जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे अब आपको शीत कोष्ठ लिखा है, इस शीत कोष्ठ का मतलब है कोल्ड स्टोर। तो आपने देखा होगा कोल्ड स्टोर जो होते हैं ना, उन कोल्ड स्टोर की बात करते हैं जहां पे आप देखते हो सब्जी या फल रख के आते हैं, तो वो कोल्ड स्टोर की यहाँ पे बात हो रही है। तो हमें इसमें क्या बताना है कि जो कोल्ड स्टोर होता है ना, उसमें हम जो फल रख के आते हैं
और फल या भी कोई भी सब्जी वगैरह रख के आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो अधिक समय तक चलती है। कोल्ड स्टोर में उसको रख देते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक चलती है। अगर कोल्ड स्टोर के बाहर होती तो वो जल्दी पक भी जाता, और पकने की वजह से या फिर जल्दी जल्दी वो खराब भी हो जाता। अब हुआ क्या कि हमने इसको किस में रखा, कोल्ड स्टोर में। अब कोल्ड स्टोर में रखा तो भाई ये फल ज्यादा देर तक चल जाता है। क्यों चल जाता है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए कि भाई इसके अंदर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है इसलिए। बी कहता है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, भाई रखा तो कोल्ड स्टोर के अंदर है। सी है श्वसन की दर घटा दी जाती है, और डी यहां पे आर्द्रता बढ़ा दी जाती है। यहां पर आंसर क्या होगा? मासूम कॉपी पेस्ट नहीं करो वरना ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे। आंसर बताओ। अभय सिंह का आंसर है सी, और रितु कुमारी बता रही हैं ऑप्शन नंबर ए। तो अभय सिंह ने आंसर दिया है, बस अभय सिंह का आंसर है। बाकी सब अब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, अब शायरी पे ध्यान आ गया। मतलब एक शायरी क्या किसी ने भेज दी तो अब शायरी पे ही बात होने लग गई है। कल से मैं यहाँ पे ये लेके आऊं कि शायरी ऊपर लिखी हो, ऑप्शन आपके सामने हो कि किसकी है, गालिब की है कि और किसी की है, कि राहत और जो आपके और भी जो लिखते हैं इरशाद कामिल की है, तो इनके द्वारा लिखी गई शायरी है, इनमें से आपको बताना होगा। इस तरीके से करें। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग यहाँ पे बता रहे हैं सी, चलो मैं उनको बता देता हूँ। कोल्ड स्टोर जो होता है, तो कोल्ड स्टोर में आपको पता है कि फल जो होते हैं यानी कोई भी सब्जी भी होती है ना, वो क्या लेते हैं, वो सांस लेते हैं। जैसे आपका पेड़ सांस लेता है ना, तो इनके अंदर भी छिद्र होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये इनके अंदर भी सांस आती है। अब होगा क्या, इनके अंदर हार्मोन्स होता है। अब इनके अंदर जो हार्मोन्स होता है ना, तो वो हार्मोन्स कौन सा होता है, इनके अंदर इथाइल हार्मोन्स पाया जाएगा। कौन सा, इथाइल हार्मोन्स पाया जाएगा। अब इथाइल हार्मोन्स होगा तो इथाइल हार्मोन्स क्या निकालेगा, इथाइल हार्मोन्स की वजह से क्या सीक्रेट होगा, क्या रिलीज होगा, तो एथिलीन रिलीज होता है। और एथिलीन अगर रिलीज होगा तो इसका मतलब क्या है, एथिलीन रिलीज होने के बाद में, ये एथिलीन रिलीज होने की वजह से क्या होता है, फल पक जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बात इतनी है कि फल जो होता है सांस लेता है, इसके अंदर एक हार्मोन्स होता है, इथाइल हार्मोन्स होता है। इथाइल हार्मोन्स जो है वो एथिलीन रिलीज करता है, और रिलीज यानी रिलीज होने की वजह से फल जो होता है वो पक जाता है, यानी पकने में उसे हेल्प मिलती है। अब क्या होगा, कोल्ड में रखने से इसकी श्वसन क्रिया की जो दर है उसको घटा दिया जाता है। श्वसन क्रिया जो हो रही होती है उसको हटा दिया जाता है। अब क्यों घटा दिया जाता है, क्योंकि एथिलीन जो रिलीज हो रही थी इसको कम कर देंगे। एथिलीन को हम कम कर देंगे, कम कर देंगे तो ये पकेगा नहीं, और पकेगा नहीं तो क्या होगा, ज्यादा देर तक चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ? एक गलत हो गया, लेवल अच्छा है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। चलो, आज कम से कम भाई क्वेश्चंस का लेवल इसलिए अच्छा है क्योंकि लेवल जो है मैं खुद कॉपी कर रहा हूँ कहाँ से, जो है आपके एनटीपीसी के जो एग्जाम, तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इसलिए। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जो कोल्ड स्टोर में जो फल हैं वो ज़्यादा देर तक क्यों चलते हैं, कि फल के अंदर क्या होता है, इथाइल हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स की वजह से एथिलीन रिलीज करेंगे, एथिलीन रिलीज होगा तो उनको पकने में हेल्प मिलती है, और पकने में हेल्प मिलती है तो वो क्या होते हैं, पक जाते हैं। और यहाँ पे कोल्ड स्टोर में रख देते हैं तो ये क्या करेगा, एथिलीन हार्मोन्स का रिलीज करने से रोक लेता है, श्वसन क्रिया की दर को घटा देता है। घटाने पर क्या होता है, फल जल्दी नहीं पकते हैं, और पकेंगे नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा देर तक चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? कुचालक का मतलब बैड कंडक्टर है, जहां पर हीट कंडक्ट नहीं होती है। तो इनमें से कौन सा हीट का या फिर क्या है, बैड कंडक्टर है? सामने आपको ऑप्शन है लकड़ी, हीरा, पानी और माइका। तो चार ऑप्शन है, क्या आंसर होगा? हाँ मेरा सही था बिल्कुल। ये क्या है, अनुष्का, लखनऊ, थाना, जानकीपुरम। भाई ऐसा क्या कर दिया है, थाने तक की बात पहुंच गई, थाना जानकीपुरम। मुझे नहीं आता पढ़ना। चलो, विदुला ने आंसर दिया है ए, शिवा राजपूत का डी, अभय सिंह का ए। तो यहाँ पे जो आंसर ए दे रहे हैं ना वो तो सही है। तो मैंने अभी बताया था कि जब लोहा और लकड़ी की बात आई थी तब मैंने बोला था भाई कि लकड़ी जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है, वहां पे ऊष्मा का यानी ऊष्मा जो होती है या फिर कहेंगे जो हीट का कंडक्शन नहीं होता, ऊष्मा का चालन नहीं होता। तो यहाँ पर बैड कंडक्टर कौन हुआ, लकड़ी हुई। हीरे, हीरे के अंदर ऊष्मा का चालन होता है,
पानी के अंदर ऊष्मा का चालन होता है और माइका के अंदर भी ऊष्मा का चालन होता है, तो हीट का कंडक्शन होता है। और यहां पे याद रखना, इस माइका के लिए इतना याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी की तो ये कुचालक है लेकिन ऊष्मा की चालक है। ऊष्मा का ये कंडक्शन यानी गुड कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर है। इतनी बात इसमें याद रखना। हाँ जी, लकड़ी आंसर है, सभी का आंसर शिवा राजपूत, ऑप्शन नंबर डी गलत है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा तंत्र तरल पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है? कौन सा जो तंत्र है, तरल पदार्थ जो होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है? ऑप्शन आपको दे रखा है संवहनी संबंधी, बी दे रखा है तंत्र का तंत्र संबंधी, सी दे रखा है उत्सर्जन संबंधी, और डी है यहाँ पे श्वसन संबंधी। तो क्या होगा यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स का संचरण, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, किस वजह से होता है वो यहाँ पे आंसर बता दो। बाय सभी को। भाई ला भाई, मासूम की तुमने यार शायरी नहीं सुनी, अब वो जा रहा है। अभय सिंह का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पे जो अणुओं का संचरण होता है, संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? संवहन का कहलाएगा। तो ये संवहनी संबंधी संचरण होगा कि नहीं होगा? संवहनी संबंधी संचरण होगा। अब जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए मैंने कहा कि गर्म हवा है, टेम्परेचर हो गया ज्यादा, और टेम्परेचर होगा ज़्यादा तो हवा कैसी हो जाएगी? हवा हो जाएगी गर्म। और अगर गर्म हवा होगी तो ये कैसी हो जाएगी? हो जाएगी हल्की। और ये हल्की होगी तो क्या होगा? ये जाएगी कहाँ पर? ऊपर जाएगी कि जाएगी? आप कहते हैं ना टेम्परेचर यहाँ पे जैसे बढ़ाते हैं ना, हवाएं हो जाती हैं हल्की, और हवा हल्की होगी तो वो कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। इसी वजह से क्या होता है? रोशनदान जो होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। राधे राधे भाई भूत राजा, बहुत दिनों के बाद आए हो भाई। आले चक में आ गया। क्या हो जाएगा? यहाँ पे रोशनदान ऊपर क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ठंडी की बात। टेम्परेचर करूंगा डाउन, और टेम्परेचर डाउन करूंगा तो हवा हो जाएगी कैसी? हवा हो जाएगी ठंडी। और ठंडी हवा कैसी होती है? ये होती है भारी। और अगर ये भारी है तो इसका मतलब क्या है? ये नीचे की ओर आएगी। और यहाँ पे आप देखोगे एसी जो लगाए जाते हैं, एसी ऊपर की ओर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हवा जो है ठंडी होकर नीचे की तरफ आएगी, इसलिए एसी ऊपर लगाए जाते हैं। रोशनदान ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो हल्की होती है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेगा सर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं, चलो आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं जो मैं नॉर्मली पूछ लेता हूं कि मान लीजिए ये बाल्टी है, मान लेते ये बाल्टी है, ठंड आने वाली है, और ठंड आएंगी तो गर्म पानी चाहिए, और पानी ठंडा मिक्स भी करना होता है। तो आप एक बार बताओ कि पानी को यहां पे मैंने रखा गर्म पानी, या लिखा मैंने ये ठंडा पानी, ठीक है, और ऊपर है गर्म पानी, आपने मिक्स किया ऊपर से गर्म पानी। एक स्थिति ये और एक स्थिति बनती है दूसरी वाली। वो क्या है कि नीचे तो मैंने रखा क्या? नीचे रखा गर्म पानी, और ऊपर क्या रखा? ऊपर रखा मैंने ठंडा पानी। तो यहां पे एक बात बताओ, कौन से पानी से नहाना अच्छा रहेगा? कौन सा पानी मिक्स हो जाएगा जहां पर हमें यह नहीं लगेगा कि पानी अभी भी ठंडा रह गया है? तो क्या होगा? गुड इवनिंग सर। साइंस नहीं पढ़ते हम, इसलिए तो साइंस नहीं पढ़ते वो अलग बात है, लेकिन साइंस भी पढ़ना जरूरी होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं साइंस के अकॉर्डिंग। जो मोबाइल चला रहे हो ना, ये भी साइंस के अकॉर्डिंग ही चला पा रहे हो। साइंस ना होता तो मोबाइल भी नहीं चला पाते भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब यहां पर मैं बता दूं ठंडा पानी अगर नीचे की ओर हो, ऊपर से गर्म पानी डालेंगे तो ये मिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी यानी ठंडा पानी में इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? भारी होंगे। तो भारी होंगे तो ये कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। ठीक है, और जो गर्म पानी है उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाएंगे। तो अब बताओ ये मिक्स हो रहा है? नहीं हो पाएगा। अब ये दूसरी कंडीशन है, गर्म पानी के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर, और ठंडे पानी के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से ठंडा पानी अगर नीचे है, गर्म पानी मैंने ऊपर से डाला, तो होगा क्या कि ऊपर तक तो सही लगेगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाऊंगा तो पानी आपको लगेगा कि ठंडा है। होता है कि नहीं?
होता होगा, लेकिन अगर आपने पहले गर्म पानी रखा है, ऊपर से ठंडा पानी डाला है, तो इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये नॉर्मल हो जाएगा। और जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ पानी मिक्स नहीं हुआ है, इसमें पानी मिक्स नहीं होगा, ये बात याद रखना। अब ठंडा आने वाली है, इसको कर लेना करके, हाँ आई विल ट्राई इट, बिल्कुल ट्राई जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। तो बोरोसिलिकेट एक गिलास होता है, इसका क्या होता है, जो माइक्रोवेव होता है ना, उस माइक्रोवेव के बाहर की जो परत होती है ना, उस परत में आपने शीशा टाइप का देखा होगा, एक गिलास देखा होगा, वो गिलास क्या होता है, वो गिलास होता है बोरोसिलिकेट गिलास होता है, ठीक है। अब वो बोरोसिलिकेट गिलास क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो जलता नहीं है। अब जलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, तो क्या होगा, हीट बाहर नहीं जाएगी। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह भंगुर नहीं है। बी कहता है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। सी कहता है यहां पे किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है। और डी कहता है ऊर्जा कुशल होता है। तो क्या आंसर होगा, बिल्कुल रितु कुमारी, सेकंड सही था उसका, कि जहां पे सेकंड वाली बाल्टी है उसमें पानी मिक्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, देखो यहां पे क्या होता है, मैंने कहा बोरोसिलिकेट गिलास। अब ये बोरोसिलिकेट गिलास जो है, अब मैं बोरोसिलिकेट गिलास में क्या होगा, ये माइक्रोवेव जो होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोटोन ट्यूब होते हैं। तो माइक्रोवेव जो होता है, इस माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है, माइक्रोवेव ट्यून होते हैं, माइक्रोटोन। अब ये कहोगे ये कहां से आ गया, ये इसलिए आ गया कि माइक्रोटोन ट्यूब जो होता है ना, ये क्या कराएगा, ये अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल्स की क्या कराएगा, टक्कर कराता है। और ये बता दो, टक्कर कराएगा यानी वो आपस में मॉलिक्यूल टकराएंगे तेजी से, तो क्या होगा, हीट पैदा होगी, और हीट बनेगी यानी ऊष्मा बनेगी। अब ये बताओ, हीट अगर बन चुकी है, तो ये अगर गिलास जो है वो कैसा होता है, नॉर्मल गिलास होता, तो वो पिघल जाता, और पिघल के हीट बाहर निकल जाती। तो हमने किसका यूज किया, बोरोसिलिकेट का यूज किया। और बोरोसिलिकेट का यूज क्यों किया, क्योंकि इस हीट को क्या करना है, अंदर ही रखना है। और अंदर कैसे रखेंगे कि वो चीज जो हमने लगाई है वो क्या हो, वो पिघले ना। तो यहाँ पे क्या किया, वो पिघले ना, इस वजह से हमने इसका यूज किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऊष्मा का प्रतिरोधक होगा, यानी प्रतिरोधक होगा तभी तो इसको रोक पा रहा है, ये यहाँ पर हीट को कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो ये प्रतिरोध कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। तो यहाँ पे माइक्रोटोन ट्यूब से अणु की जो टक्कर होती है ना, तो छोटे छोटे यहाँ पे अणु होते हैं, और वो हीट करते हैं, अंदर तक हीट कर देते हैं। तो आपने देखा वो समोसा देखा है, समोसे के जो आलू जो होते हैं ना, वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं, लेकिन बाहर की जो परत होती है ना, वो इतनी गर्म नहीं होती है। उसका रीजन क्या है कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल अंदर तक तो हीट कर देते हैं, लेकिन बाहर की जो परत होती है ना, वो बाहर की परत इतनी गर्म नहीं हो पाती। तो इसी वजह से समोसे के आलू ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और उसको ऊपर की जो पापड़ी बोलते हैं ना, वो पापड़ी इतनी गर्म नहीं होती है। तो यहाँ पे इस वजह से इसका यूज किया जाता है बोरोसिलिकेट ग्लास का। आया समझ। मैथ की क्लास का टाइम, तो कौन सी वाली मैथ की क्लास, एसएससी जीडी की अगर आपको मैथ पढ़ना है तो सुबह 10 बजे आप पढ़ जुड़ सकते हैं, और अगर आपको रेलवे की मैथ को पढ़ना है तो सुबह सुबह नहीं, शाम को 8:30 बजे। सर आपसे साइंस पढ़ के हाई स्कूल इंटर की फीलिंग आ रही है। तो हाई स्कूल इंटर की फीलिंग का मतलब है कि ना तो मुझे हाई स्कूल में समझ में आया ना अभी समझ में आ रहा है, क्यों, ऐसा ही है क्या। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप समझो कि इस टाइप के लेवल, यही लेवल रहता है। ये आपका एएलपी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम है उन सभी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। अब इसमें समानता क्या है, समानता यानी इनमें चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। चार चीजें दे दी, और चार चीजों में हमसे पूछा गया है कि इनमें से क्या समानता है, इन सब में क्या समानता है। ए कहता है ये अच्छे विद्युत रोधी हैं, ठीक है, यानी विद्युत रोधी का मतलब है विद्युत को रोकने वाले। सी बी कहता है सभी कीमती धातु हैं, भाई ये तो हैं, ये तो मुझे पता है। सी है यहाँ पे सभी अच्छे सुचालक हैं, यानी यहाँ पे अच्छे सुचालक हैं, इसके विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। और डी यहाँ पे क्या कहता है, कोई समानता नहीं है। लास्ट कहता है कि भाई ये आपस में समान भी नहीं है, और बहुत अच्छी कीमती धातु हैं, ये भी पता है। लेकिन आंसर जो होगा वो ए और सी में से होगा। तो आंसर बता दी क्या होगा, विदुला ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी। ऋतु कुमारी का सी आया था सर इंटर 86%।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इंटर 86, हाई स्कूल 84%। तो इसका मतलब ये है कि साइंस आपको अच्छे से समझ में आ रही है फिर तो। अरे मजाक समझा करो, मजाक में बोला था बस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। चांदी हो, चांदी तो बहुत अच्छी सुचालक मानी जाती है। कंडक्शन यहाँ पे, यानी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्शन कौन करता है, चांदी, कंडक्टर अच्छा होता है। तो यहाँ पे चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये चारों ही क्या है, ये बहुत अच्छे सुचालक हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, पता नहीं साइंस में क्यों दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता बढ़ते बढ़ते तापमान के साथ बढ़ेगी या घटेगी या स्थिर रहेगी या फिर घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर करता है। ये क्या कह रहा है, ऊष्मीय चालकता जो होती है, उस ऊष्मीय चालकता अगर वहां पे तापमान को बढ़ा दिया जाए तब वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऊष्मीय चालकता बढ़ जाएगी, ऊष्मीय चालकता घट जाएगी या फिर स्थिर होगी। और लास्ट कहता है इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर करता है। सी आंसर। ये तो पुराने वाले का है, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12। कोई आंसर नहीं है, ठीक है, मैं बता दूं। ऊष्मीय चालकता होती है आपकी के। ऊष्मीय चालकता जो आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेल्टा टी के। यहां पे डेल्टा टी जो है वो यहां पे टेम्परेचर को डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो क्या होगा, ऊष्मीय चालकता कम होगी। टेम्परेचर को घटा दूं तो क्या होगा, ऊष्मीय चालकता बढ़ जाएगी। अब मुझसे पूछा गया है कि अगर ऊष्मीय चालकता को बढ़ा दो तो बढ़ाने पर क्या हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऊष्मीय चालकता को बढ़ाया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल बढ़ता है। रूबी गौतम का सही है, अभय सिंह का आंसर एक गलत है, राजू सिंह, शिवा राजपूत सभी का आंसर गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा घटेगा। ठीक है, मिस अनु गुड इवनिंग, रूबी गौतम एक गलत, चलो कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। सोलर कुकर जो होते हैं ना, उसके अंदर का जो कलर होता है वो कैसा होता है। ए कहता है भाई सफेद होता है, बी कहता है नीला होता है, सी कहता है काला होता है, डी कहता है भूरा होता है। तो कैसा होता है सोलर कुकर का कलर, बताइए। मिस अनु, रूबी गौतम, रितु कुमारी, शिवा राजपूत, अभय सिंह, राजू सिंह और त्रिशा शर्मा, क्या आंसर होंगे इनके। कोई आंसर नहीं आया है तो मैं बता रहा हूं, चलो इस पे बात करते हैं कि भाई काला रंग जो होता है ये क्या करता है। मैंने अभी बताया था जब भैंस वाली बात आई थी, तो काला रंग जो होता है ना, काला रंग ऊष्मा का कैसा होता है, ऊष्मा का बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन करता है, ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो यहाँ पे इसी वजह से सोलर कुकर के अंदर जो रंग यूज होता है ना वो काला कलर यूज होता है, क्योंकि ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ये हीट ज़्यादा पैदा करेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि काला रंग हमेशा हीट का एब्जॉर्प्शन करता है। गैस वाले कुकर का तो पता नहीं है, इसका कैसे बताऊं भाई। गैस वाले कुकर की तो बात ही नहीं हो रही, बस सोलर कुकर की बात हो रही है। सोलर कुकर जो होता है वो आपका अंदर से काले रंग का, हमने पे फ्राई पैन भी देखे होंगे ना, फ्राई पैन भी अब मोस्टली काले कलर के ही बना दिए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यहाँ पर हीट जो होगी ना बहुत जल्दी से यहाँ पे फैल जाएगी, इस कलर पर जल्दी फैलती है। तो यही तो मैं बता रहा था। अगर व्हाइट कलर का है तो व्हाइट कलर का क्या करता है, परावर्तित कर। हम कपड़े के ऊपर भी बात करें तो मैंने यही बताया कि कपड़ा अगर व्हाइट कलर का पहना है तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो क्या कर देगा, वो परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन काला कलर का अगर कपड़ा पहना है, जैसे मैं पहने हूं, तो मेरा जहां पर अगर हीट आएगी ना तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए ठंड में बोला जाता है आप काले कपड़े पहने और गर्मियों में बोला जाता है कि आप सफेद कपड़े पहने। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या, मिट्टी के बर्तन, अब गर्मी चल रही थी तो आपने देखा होगा मटका होता है, मटका जो होता है ना उसके अंदर पानी कैसा होता है, ठंडा होता है। तो यही बात पूछ रहा है कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी गर्मियों में किस वजह से ठंडा होता है। ए कहता है बाष्पोत्सर्जन की वजह से, बी कहता है संघनन, सी कहता है रूपांतरण और डी कहता है वाष्पन की वजह से होता है। तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, आप आंसर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे तब तक आंसर बता देता हूँ। जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, आपने देखा होगा उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है लेकिन वास्तव में बहुत छोटे तरीके के छिद्र होते हैं। तो उससे क्या होता है ना,
उससे पानी बाहर की तरफ आता है, पानी रिसता है। तो पानी रिसने के बाद में क्या होता है, जैसे ही वो बाहर आता है तो वो बाष्पित हो जाता है और इवापोरेशन हो जाए। इसी बाष्पत को क्या कहेंगे, इसी को हम बाष्पन कहते हैं, जिसे कहते हैं इवापोरेशन। और इवापोरेशन की वजह से वो छोटे छोटे छिद्र से जो पानी निकलता है वो बाष्प बन के ऊपर की तरफ उड़ जाता है, जिसके बाद में बाष्पन की वजह से होता क्या है, उसके अंदर की जो ऊष्मा होती है वो खिंच जाती है, और ऊष्मा खिंच जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जो पानी होगा वो कैसा हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शिबा राजपूत बी आंसर गलत है, और रूबी गौतम का ए आंसर गलत है। बाष्पोत्सर्जन अलग है और बाष्पन अलग होता है। इवापोरेशन मतलब यहां पे जो आपका पानी का बाष्प बनना, बी आंसर नहीं होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होती है। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होती है, क्यों? ए ऑप्शन, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। पंखे की हवा लगती है तो जो पसीना होता है तेजी से हवा में वाष्प बनकर उड़ जाएगा। बी कहता है पंखे से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है। सी कहता है पंखे से ठंडी हवा प्राप्त होती है। और डी कहता है यहाँ पे पंखे से हवा की चालकता बढ़ जाती है। तो ये मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बताया था कि पंखा जब हम चलाते हैं, मान लीजिए पंखा रुका हुआ है, ठीक है, अब इस पंखे को मैंने चला दिया तो चलाने पर होगा क्या, इस जो हवा होगी ना, जो रुकी हुई हवा होगी कमरे के अंदर जो होगी हवा, उसमें क्या होती है, गति होती है। और जब हवा में गति होगी तो आप एक बार बताओ कि वो आपस में जब टकराएंगी, हवा के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे हमारे शरीर से बाष्पन की क्रिया होती है, और बाष्पन की होने की वजह से क्या होता है, पसीना यहाँ पे बाष्प की तरफ से निकलता है। लेकिन यहाँ से जैसे ही पंखे की हवा में, मतलब जैसे कि पंखे की हवा लगती है तो यहाँ पे पसीना धीरे धीरे करके बाष्प बन के उड़ जाता है। तो जब बाष्प बन के उड़ जाएगा तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। पंखे की हवा, घर में हो गई बेइज्जती आज। ऑप्शन नंबर ए, तो ए आंसर यहां पे सही होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया वो बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है। याद रखना, क्या नहीं होती है, गर्मी का मतलब इनमें से किससे संबंधित नहीं है, ऐसे समझ लो। ए कहता है थर्मल ऊर्जा का मापन, बी कहता है अणुओं की गति, सी कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, और डी कहता है यहां पे पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ओके सर। इतनी देर से सब क्वेश्चन सही थे, किसी ने नहीं सुना, एक गलत हो गया तो सब सुन लिया। तो वो बोलते ना कि जो मक्खी होती है ना वो केवल जख्म पे बैठती है, तो बस ऐसे ही समझ लो। इस पे आता हो, थर्मल ऊर्जा का मापन, जो थर्मल ऊर्जा का मापन होता है या फिर ऊष्मा का मापन होता है, इसका अगर मैं मात्रक देखूं तो ये जूल में होता है, ठीक है। बाकी अणुओं की गति से क्या होगा, अणुओं का अगर मैं मेजरमेंट करूं या गति होगी, तो गति होगी तो मैंने क्या बताया था, अभी पंखा चल रहा है, पंखा चलाने पर हवा में गति होगी, हवा में गति होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये तो संदर्भित है, यानी ये तो सही बात कहता है, ये तो गर्मी बढ़ा रहा है। सी भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, ये भी अगर विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो यहाँ पर भी हीट का कंडक्शन होगा, यानी हीट बढ़ेगी। और इसके अलावा पदार्थ में जो थर्मोडायनेमिक गुण होते हैं भाई, इसकी वजह से भी हीट बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सर मैं तो सीखने आया हूँ, बस गलत सही से फर्क नहीं पड़ता। भाई सीखने तो ये तो होना ही चाहिए। हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो पढ़ने का मतलब है कि अगर मेरे से गलती हो गई है तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे सही करने वाला हूँ। और क्यों सही करने वाला हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम आएगा तब आपको ये चीज़ें याद आएंगी। देखो, एक होता है खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी काम करती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने किसी और से भी सुना है ना,
तो हमारा सुनना भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। अगर आप क्लास में बैठकर पढ़ भी नहीं रहे हो, केवल सुन रहे हो, अगर एग्जाम में बैठोगे ना, तो एग्जाम में जब ब्लैंक माइंड हो जाता है ना, तो माइंड में फालतू की चीजें आती हैं, फिर दिमाग में आता है अरे सर ने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसे बोला था, चीजें आती हैं। तो जब बोला था ना, वो चीज भी कभी कभी दिमाग में आ जाती है, तो आंसर किससे भी निकल के आ जाते हैं। तो ये ही बोला जाता है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो सुन भी लो ना, इससे भी काम चल जाता है। क्या खाया? क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। तो आपको पता है ऊष्मागतिकी के 4 नियम हैं, शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इस तरीके से है। तो शून्यवें नियम की बात की जा रही है। तो और शून्यवां नियम होता क्या है, ये आप पढ़ लो, मैं हट गया हूं सामने से, अब आपको आंसर देना है, आप आंसर दे दो। ठीक है, मैं अब पढ़ूंगा तो इससे बेटर है कि आप ही पढ़ लो, मैं यहाँ पे आपको आंसर तब तक बताने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ो, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में है चाय, ठीक है, चाय का टेम्परेचर होता है, यानी चाय को मैं गर्म करके लाया, और गर्म करने के बाद में इसका जो टेम्परेचर था वो मैं जब गर्म करके लाया तब 60 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है जी, हुआ क्या, बाहर का यानी एटमॉस्फेयर, या फिर कहेंगे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूंगा या टेम्परेचर की बात करूंगा। एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर कितना था, वो टेम्परेचर मान लो आपका 40 डिग्री था, या फिर मान लेते हैं और कम कर दूं, अब तो कम ही हो गया है, वो था आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चाय का कप है ये, जो लग रहा हो तो लगे, इसमें चाय थी और इसमें ये है। टेम्परेचर इसका गर्म थी तब 60 डिग्री था, बाहर का जो टेम्परेचर था यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था वो कितना था, वो 20 था। अब आप बताओ हीट का ट्रांसफर कहां होगा, हाई से लो की ओर। हीट कहां ट्रांसफर होगी, हीट जो है वो हाई से लो की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, हाई से लो की ओर चलेगी। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि अगर वो हाई से लो की तरफ जा रही है, हाई कौन है, चाय, तो इसकी जो हीट है वो कहां जा रही है, बाहर जा रही है लो की तरफ। और लो कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, चाय कितनी ठंडी होगी, चाय होगी 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इस वजह से उसके बीच में संतुलन की स्थिति आएगी, बाहर के टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर संतुलन की स्थिति आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रणाली हो, कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, अगर वो एक दूसरे के साथ में टच में है, तो इसका मतलब है उनका जो ऊष्मा का संतुलन होगा, वो बैलेंस जो होगा वो सही होगा, यानी एक जैसा होगा। अगर 30 डिग्री है तो दूसरा भी 30 डिग्री होगा, तीसरा भी 30 डिग्री ही होगा। ये बात करता है कौन, शून्यवां नियम बात करता है। तो प्रणालियां चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो। ठीक है, सुपर ड्राइंग मेरी ड्राइंग ऐसी है नहीं। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा जब 2 प्रणालियां, मान लीजिए मैंने बोला प्रणालियां कितने, सिस्टम कितने भी रख लो, तो जब 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है, तो वो एक दूसरे के साथ भी ऊष्मा के संतुलन में होंगी। यही बात कहता है शून्यवां नियम, और यही मैंने यहां पे बताने की कोशिश की कि चाय का टेम्परेचर अगर 60 डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री है, और यहीं पर मैं तीसरी प्रणाली ले आऊं कि तीसरी मान लो उस टाइम पे मैंने बना ली कॉफी, कि चाय जो है चाय के साथ में मैंने कॉफी भी बना ली। अब कॉफी का भी टेम्परेचर जो है वो कितना है, कॉफी का टेम्परेचर था वो था 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस तीनों में संतुलन की स्थिति आएगी कि नहीं आएगी, अब 3 अलग अलग सिस्टम, तीनों में संतुलन की स्थिति आएगी। ये भी कॉफी जी भी कितना ठंडा होगी, 20 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो तीनों सिस्टम में यहां पे क्या होगा, संतुलन की स्थिति आ रही है। यही आपका शून्यवां नियम है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आया समझ में, मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, शून्यवां नियम का मतलब यहाँ पे ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम है वो यही कहता है कि आपके पास में कितने भी सिस्टम हो, तो वो सिस्टम क्या होंगे, वो तीनों ही सिस्टम आपस में संतुलन की स्थिति में होंगे, यानी उनकी जो ऊष्मा होगी, उनके जो टेम्परेचर होगा, उनकी जो हीट होगी, वो तीनों में क्या होगी, इक्वल होगी, बैलेंस्ड होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कहता है ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण का नियम किस ऊष्मागतिकी के नियम के द्वारा समझाया जाता है। ए कहता है शून्यवां नियम,
बी कहता है आपका प्रथम, सी द्वितीय और डी कहता है तृतीय नियम। तो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण की बात करता है? और ऊर्जा संरक्षण होता क्या है? ऊर्जा को कंजर्व करना। एनर्जी कन्वर्जेशन का लॉ क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो क्या किया जा सकता है? उत्पन्न, ना ही तो उत्पन्न किया जाएगा, ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर आपको क्या है कि मान लीजिए ये है आपके पास में कोई चीज, कोई बर्तन, कुछ भी मान लो, और यहां पे लगा है पिस्टन, ठीक है, जैसे आपने कुकर में देखा होगा ऐसा ही आपका पिस्टन है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है गैस, और इसके अंदर गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल हैं, इसको मैं क्या दे दूं? टेम्परेचर दे दूं। अब अगर मैंने टेम्परेचर दिया इसको, जैसे ही मैंने हीट दी, हीट देने पर क्या होगा? गैस जो है एक्सपैंड करने लगेगी, गैस के अणु दूर दूर भागने लगेंगे, और जब ये दूर दूर भागने लगेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने पर गैस एक्सपेंड हुई, एनर्जी देने पर गैस के अंदर की जो ऊर्जा थी, आंतरिक ऊर्जा थी, वो बढ़ गई ना, इसके अंदर जो एनर्जी थी वो बढ़ गई, और इसका मतलब है कि इसका कुछ पार्ट जो है वो इस पिस्टन पर भी काम करेगा और इस पिस्टन से भी कार्य कराएगा, इस पिस्टन को भी क्या कर देगा? ऊपर की ओर धकेलेगा। तो इसका मतलब है कि सारी ऊर्जा खर्च हो गई, और इसका मतलब ये हुआ ऊर्जा यहां पे क्या हो गई? पूरी ऊर्जा का यूज हो गया। यही आपका कौन सा नियम है? ये आपका पहला नियम है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम। और ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम ही क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में बताता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और 19 आपसे क्या कहता है? थर्मामीटर की खोज किसने की? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। थर्मामीटर की खोज किसने की? पहला कहता है अरस्तु ने, बी कहता है न्यूटन ने, सी कहता है एंटोनी लेवोजियर ने, और डी कहता है गैलीलियो गैलीली ने। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? थर्मामीटर की खोज किसने की। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपको बताना है। अगर मैं अरस्तु की बात करूं, मैं ऑप्शन ही बता देता हूं। अरस्तु को आप जानते ही हैं, ये क्या हैं? ये फादर हैं। अब ये फादर किसके हैं? बायोलॉजी के फादर हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? वो हैं आपके अरस्तु। न्यूटन की मैं बात करूं तो ये फादर ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स के जो जो हम आज पढ़ रहे हैं ना, वो किन की वजह से पढ़ रहे हैं? वो इनकी वजह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेवोजियर की बात की जाए तो ये फादर ऑफ कौन है? लेवोजियर कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के फादर आपको पता चल गए। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर हैं। अब बात आती है क्या? अब बात आई क्या कि थर्मामीटर के लिए बचा कौन? हमारे पास गैलीलियो गैलीली बचे। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। फाइनल, द फाइनल बॉस आदित्य चौधरी के, भाई आदित्य चौधरी कहाँ गया फाइनल बॉस के नाम से? रूही गौतम, हाँ जी बिल्कुल, फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आपको ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं। मेघाच्छादित, इसे कहते हैं बादलों वाली रात, ठीक है। जो बादल छाए जाते हैं, जो बादलों का छाना होता है, बादल छाना का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बारिश आने वाली होती है तो बादल हो जाते हैं, इनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो रात की अपेक्षा स्वच्छ व खुले आकाश वाली रात अधिक ठंडी होती है। जब बादल घिर जाते हैं ना, या फिर आप कहते हैं मानसून आता है, तो मानसून आने पर आपने देखा होगा कि गर्मी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और लेकिन अगर उस टाइम पे मानसून का मान लीजिए वो बादल हट जाए, आकाश साफ हो जाए, तो साफ हो जाने पर क्या होता है? ये वो मौसम जो होगा वो हल्का ठंडा हो जाएगा। और रात की बात करूं, रात तो बहुत ठंडी हो जाएगी। तो इसका कारण क्या है? चालन, विकिरण, द्रवण या सूर्यताप, किसकी वजह से होता है? अब सही टाइम से आए हो सर। फाइनल बॉस एक ही है इस क्लास में, आदित्य चौधरी द फाइनल बॉस। तो भाई आदित्य चौधरी ऐसा कैसा फाइनल बॉस कि अपना नाम ही हटाना पड़ा। चलिए आज का आंसर मैं बता देता हूं। जैसे बादल छाए हों, ये है बादल, नहीं लगे तब भी इसको कहेंगे हम बादल, ठीक है। अब मान लीजिए सुबह तो थी गर्मी, सुबह क्या थी? गर्मी थी। गर्मी की वजह से इस जमीन पर क्या हो गई? हीट कंडक्ट हुई। अब हीट कंडक्ट हुई तो आपने देखा कि गर्मी की वजह से यहां पर हीट कंडक्ट हुई। अब हीट कंडक्ट होने के बाद जितनी यहां पे एब्जॉर्प्शन, यानी कहते हैं ना कि जितनी हीट हमारे यहां पे पृथ्वी पर आती है, फिर उसके बाद में हीट को वापस भेज दिया, यानी वापस भी जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हीट तो आई यहां पर, अब इसके बाद में ये वापस जाना स्टार्ट करती है। जितना पृथ्वी को चाहिए थी उसने उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके बाद में हीट जो है वापस जाना चाहती है। तो वापस जाने से रोकता कौन है? बादल रोक लेते हैं। और बादल रोकने की वजह से यहां पे क्या हो जाता है? गर्मी बढ़ जाती है।
इसके लिए आपने देखा होगा कि जैसे बादल छा जाते हैं ना, उस टाइम पे गर्मी बढ़ जाती है। उसका रीजन है रेडिएशन, उसका रीजन है विकिरण, ऑप्शन नंबर बी। तो विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा यहां पे क्या होता है कि जैसे आपकी गर्मी हो जाती है, यानी जमीन गर्म हो जाती है, गर्म जमीन क्या करेगी, ऊर्जा का जितना एब्जॉर्प्शन करना कर लेगी, बाकी ऊर्जा को वापस भेज देगी। तो वापस जब वो जाती है तो उसे बादल रोक लेते हैं। तो बादल रोकने हैं, यही क्या कहलाता है, यही विकिरण कहलाता है, यानी इसका हीट का ऊपर की ओर जाना, ये आपका विकिरण कहलाता है। लेकिन जो बादल रोक पा रहे हैं ना, अगर बादल छा जाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, और यहां पर अगर बादल ना छाए हों तो यहां पे साफ आकाश हो तो गर्मी कम हो जाती है। तो ये क्या है आंसर, इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। तो ये तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जो आपका हीट एंड टेम्परेचर या फिर कहेंगे थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए एग्जाम में हैं वो मैंने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। आपको ये क्लास मुझे लगता है जहां तक समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो आप दोबारा रिपीट करके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आज इसमें थोड़ा ऊपर था, यानी अपर लेवल था, और वो अपर लेवल मैंने कोशिश की है समझाने की, और मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा। तो जितने भी, नहीं सर नाम नहीं हटाया, दूसरी आईडी है मेरी भाई, चाहे पहली आईडी से आओ चाहे दूसरी आईडी से आओगे आदित्य, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा, और समझ में आ चुका है तो क्लास को लाइक जरूर करते जाना, और लाइक करने के साथ में जितने भी साथी मेरे साथ में नए जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों को जरूर भेजें, क्योंकि अपने साथियों को जब भेजोगे तो वो आपके साथी यहाँ पे आएंगे और आपके बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा जिसे हम कहते हैं हेल्दी कॉम्पिटिशन। जब आप हेल्दी कॉम्पिटिशन करोगे तो आपस में ही जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तब जाके एग्जाम और जल्दी से निकलते हैं। कहते हैं ना कि भाई पड़ोसी ने ज़्यादा पड़ोसी ने एग्जाम निकाल लिया, अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे भी निकालना है, कल को तो मुझे ताने मिलने वाले हैं। इसलिए हेल्दी कंपटीशन करने के साथ ही आपको यहां पे पढ़ाई में खुद में इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है जी, बहुत खूब। चलिए आज की क्लास मुझे लगता है समझ में आई होगी, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जाएं, क्योंकि अभी हम 5,000 पे हैं और आप ही की वजह से हम 10,000 भी पहुंचेंगे, और आपकी वजह से ही हम आगे भी जाएंगे, और आपके लिए इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे। रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे के एग्जाम को निकालना भी है, और निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस वही लेके आएंगे जो आपके एक्सपेक्टेड होंगे या फिर आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। और रेलवे का एग्जाम आने वाला है, नवंबर दिसंबर से आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए भी आपकी तैयारी अभी से अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से चलती रहो। हमने इसी वजह से पहले से ही प्रैक्टिस सेट चला रखे थे, और आपकी मैंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, और जिसमें मैं आपको फिजिक्स यहाँ पे कुछ लगता है 1-2 हफ्ते के अंदर आपकी फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमें बायोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि जो मोस्टली आपके कहते हैं ना जिसका वेटेज ज्यादा है वो आपका बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी का जो ग्रुप डी के पेपर जो आता है, एनटीपीसी का जो पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, इसमें बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा रख देते हैं, तो वहां पे आपको बायोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। डर लगता है बिंदास गर्ल को, भाई बिंदास हो फिर भी डर है, किस बात का? मुझे तो नहीं लगता पड़ोसी से भाई पड़ोसियों से डर नहीं लगता है, पड़ोसियों के जो पड़ोसी की वजह से जो ताने मिलते हैं ना, डर उससे लगता है, और फिर डर सबको लगता है। अखिल सर की क्लासेस रिकॉर्डेड हो रही हैं जी। अखिल सर की जो क्लासेस हैं जो आपको RO ARO के लिए चल रही हैं, PCS का जो पेपर आने वाला है उसके लिए जो क्लास चल रही है वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में चल रही हैं। तो उन क्लासेस को अभी आप देख सकते हो कि आपको पता है कि जो क्लासेस अभी चल रही हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं। अगर आप RO ARO की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी क्लासेस आपके लिए मिल रही हैं। ठीक है जी। नेम के विपरीत कार्य, बिल्कुल नेम के विपरीत कार्य, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, नहीं तो बिंदास गर्ल रूठ जाएगी। चलिए ठीक है, मुझे लगता है क्लास आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे फिर आते हैं कल 9 बजे आपके पास में, रात में 9 बजे जो क्लास होती है साइंस की क्लास होती है, नए चैप्टर के साथ में होंगे, नए टॉपिक के साथ में होंगे। और अगर आप मेरे साथ में एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी का एक बैच चल रहा है जिसमें हमने आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें मैं आपको जीएस पढ़ाता हूँ। जीएस की जो क्लासेस है सुबह 12 बजे चलती है, और 12 बजे में आपको 1 घंटे सवा घंटे की जो क्लासेस होती हैं जिसमें जीएडी के पेपर आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको मैं यहाँ पे कराता हूँ। बाकी रेलवे के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके क्वेश्चन मैं आपको शाम को 9 बजे लेके आता हूँ। लाइव क्लास कब से लेंगे अखिल सर, बताइए सर मुझे। भाई लाइव क्लास अभी तो नहीं लेंगे, लेकिन जब तक आपकी RO ARO चल रहा है तब तक आप RO ARO पढ़ सकते हो। ठीक है, कल की तरफ फिर ना लड़ाई करवाइए। चलिए बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद,
जय भारत।